नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और यहाँ ये जो बड़ी ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत मोटरसाइकिल आप खड़ी हुई देख रहे हैं, ये किसी भी तरह के परिचय की मोहताज नहीं है। ये गाड़ी कुछ वक्त से भारतीय बाज़ार में है और इसने बहुत सारे लोगों को अपने लुक्स का, अपने परफॉर्मेंस का और अपने एक बड़े ही बैलेंस नेचर का कायल किया है। इस गाड़ी का BS6 वेरिएंट जब लॉन्च हुआ था तो हमने चेन्नई रेस ट्रैक पर इसका बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू किया था, जहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताई थी कि इसके इंजन में क्या परिवर्तन किया गया है, नए फीचर्स क्या हैं और भी जो भी बदलाव किए गए थे उन सब के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। लेकिन रोड पर हमने इसे नहीं चलाया था, तो आज मैं जो पुरानी बातें हैं सारी उन सब के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। जो जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में ऑन द रोड, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो एक बार जल्दी से मैं आपको एक समरी दे देता हूं। जब BS6 वेरिएंट यहाँ पर आया तो आपको यहाँ पर राइड बाय वायर थ्रॉटल मिली, उसके साथ ही साथ ये बड़ा ही बेहतरीन 5 इंच कलर TFT डिस्प्ले मिला। यहाँ पर आपको 4 राइडिंग मोड्स अब मिलते हैं। उसके अलावा स्विच गियर में भी ज़रा परिवर्तन किए गए ताकि आप इसे ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकें। और इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर जो स्मूथनेस है उसमें भी कुछ चेंज आए। ये जो टायर यहाँ पर आप देख रहे हैं, मिशलिन पायलट स्ट्रीट टायर्स को मिशलिन रोड 5 टायर से रिप्लेस किया गया। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इनके साथ इस मोटरसाइकिल में और भी ज़्यादा एक वैल्यू प्रोपोजिशन आ गया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे सवाल थे जो हम ट्रैक पर गाड़ी चला करके जवाब नहीं दे पाए थे, तो उन सवालों के जवाब मैं आपको आज दे देता हूं। और पहला सवाल जो आप में से बहुत सारे लोगों का रहता है वो होता है फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है इस गाड़ी की, अगर आप इसे ज़रा ज़ोर से चलाएँगे, बहुत एंथुसियास्टिकली चलाएँगे, हाई रेव रेंज में चलाएँगे तो आपको 26 to 27 किलोमीटर्स पर लीटर, एकदम एक्सट्रीम जो लोअर इसकी फ्यूल रेंज है उतनी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। और अगर आप इसे हाईवे पर बहुत आराम से चलाएंगे तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको लगभग 34 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगी। एवरेज डे टू डे यूसेज में जहाँ पे आप दोनों ही चीज़ों का मिक्स चलाएंगे वहाँ पर आपको 30 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर मिलेगी। दूसरा बड़ा सवाल कि इसकी जो हेडलाइट है ये कैसा काम करती है, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसकी जो बाय LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं ये LED होने के बावजूद रात में एक्सेप्शनली अच्छी है। इसका लोअर और अपर बीम दोनों ही बहुत अच्छा है, स्प्रेड बहुत अच्छा है, इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। तो रात को जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी मिलती है और ये एक एक्सेप्शनल गाड़ी है LED लाइट्स के साथ, जो LED होने के बावजूद इल्यूमिनेशन में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। अब ऑन द रोड आपको परफॉर्मेंस में क्या कोई बदलाव महसूस होगा? परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर पावर और टॉर्क में कोई बदलाव नहीं है। 34 PS की पीक पावर है और आप अगर टॉर्क की बात करें तो पहले जितनी ही 27.3 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क है। लेकिन अगर आप बदलाव को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वज़न जो है 4 किलो से बढ़ गया है, तो आपको किसी तरह का कोई बदलाव महसूस नहीं होगा। एकदम एक्सट्रीम टेस्टिंग अगर आप करेंगे तो शायद 0.1 0.2 सेकेंड से आपको कुछ डिफरेंस मिल जाए, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड आपको किसी तरह का कोई बदलाव महसूस नहीं होगा। बदलाव जो महसूस होगा वो आपको होगा थ्रॉटल पे। यहाँ पर राइड बाय वायर होने के कारण अब जो थ्रॉटल है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और यहाँ पे जब आप थ्रॉटल को रिंग करते हैं तो जो एक्सेलरेशन का सेंस है वो ज़्यादा तेज़ी से महसूस होता है आपको। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा इंस्टेंटेनियस है। और उसके साथ ही जो 4 राइडिंग मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, ट्रैक, स्पोर्ट, अर्बन और रेन, यहाँ पर अलग अलग मोड्स के अंदर आपको महसूस होगा कि जो गाड़ी बिहेव कर रही है वो अलग अलग तरीके से कर रही है। अब ये राइडिंग मोड्स क्या हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखिए मोटे तौर पर कि ABS किस पॉइंट पर किक होगा, कितना लेट ABS किक होगा, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स कितना शार्प रहेगा, ये एक और डिफरेंस है इन सारे मोड्स के अंदर। और उसके अलावा अगर आप अर्बन और रेन मोड की बात करें तो वहाँ पर पावर, टॉर्क और टॉप स्पीड भी आपको ज़रा कम मिलती है ताकि आप ज़्यादा सेफली राइड कर सकें। और इन सभी चीज़ों के अलावा अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी भी देखेंगे तो अर्बन और रेन मोड में आपको 2 या 3 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी ज़रा बेहतर मिलेगी, क्योंकि इन मोड्स में जनरली आप बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चलाएंगे तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी में भी वहाँ पर ज़रा इजाफा मिलेगा, क्योंकि जो लोअर एंड टॉर्क है वो भी वहाँ ज़रा बेहतर तरीके से मैनेज की जाती है। अर्बन और रेन मोड में आपकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर्स पर आवर पर लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे ट्रैक और स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो स्पीडो इंडिकेटेड ये मोटरसाइकिल आपको 170 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड दिखाती है। और जो ऑफिशियल स्पीड है इसकी टॉप स्पीड वो है 160 ट्रू स्पीड, बट स्पीडो एरर के साथ आपको 170
किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड नज़र आएगी। अर्बन और रेन मोड में पावर जो है वो 25.8 PS पर रिस्ट्रिक्ट की जाती है और टॉर्क जो है वो 25 न्यूटन मीटर्स पर रिस्ट्रिक्ट रहती है। तो आपको पावर और टॉर्क ज़रा कम मिलेगी और इसका कारण ये है कि अगर आपको ज़्यादा पावर मिलती है तो आपका व्हील स्पिन होने का चांस ज़्यादा रहता है, ख़ास करके बारिश की कंडीशंस में। मेरे ख्याल से 34 PS की पीक पावर वाली गाड़ी में मोड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग जो कि नए राइडर हैं उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट है और कहीं गलती से वो कहीं ज़्यादा एक्सेलरेट ना कर दें और टायर अपना ग्रिप ना छोड़ दें, खास करके वेट कंडीशंस में, उसके लिए ये थोड़ा मददगार साबित हो सकता है। अब एक और ज़रूरी चीज़ जो आप में से बहुत सारे लोग बहुत बार पूछते हैं वो ये है कि क्या आप इसे लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल है अगर आप लंबे डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं। और उसका जवाब और उसका कारण ये है कि जब आप इस पर बैठते हैं तो राइडिंग पोजीशन बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप है। आपने जनरली देखा होगा कि जो फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल्स होती हैं, स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स होती हैं, जैसे कि R15 या फिर KTM, वहाँ पे हैंडल बार बहुत ज़्यादा नीचे होता है, राइडिंग पोजीशन बहुत कमिटेड होती है। इवन आपके जो रेयर सेट फुट पैग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर सेट होते हैं, जिसके कारण जो बैलेंस है वो ज़रा बिगड़ जाता है। और अगर आप ट्रैक पे चला रहे हैं तो ठीक है, इट्स गुड फॉर द ट्रैक, लेकिन अगर आप लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो ये जो चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रखती है। इसके उलट अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट पोजीशन में भी बैठते हैं तो आपकी बैक के ऊपर पूरा वज़न आता है और कुछ वक्त के बाद आपके जो बटक्स हैं यहाँ पर आपको पेन होना शुरू हो जाता है, अनकम्फर्टेबल आपको लगना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस है हैंडल बार का, आपके बटक्स का और आपके फुट पैक का, ये बड़ा ही बेहतरीन है। तो जो वेट है बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके लिए जब आप लंबे डिस्टेंस पे इस गाड़ी को चलाते हैं तो जो फटीग है वो जल्दी से सेट इन नहीं होता है। और यहाँ पर एक और जो बड़ी ही अच्छी चीज़ है वो है ये सीट। इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, न सिर्फ इसकी विड्थ बहुत अच्छी है लेकिन इसका साइज़ बहुत अच्छा है। आप इस पर बहुत आराम से मूव कर सकते हैं और इसकी पैडिंग भी बहुत अच्छी है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सीट सबसे अच्छी सीट्स में से एक है। पिलियन सीट ज़्यादा यूजेबल नहीं है, बहुत ऊंची है, तो मेरे ख्याल से आप में से जो लोग इसे लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो इस बारे में नहीं सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। सीट हाइट है 810 mm और आप में से जो लोग 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा ऊँचे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे छोटे लोगों को ज़रा तकलीफ़ हो सकती है। 5 फुट 5 इंच से जो नीचे उन्हें मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफ होगी। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच है और मैं यहाँ पर अपने हील्स प्रॉपर्ली नहीं टिका पा रहा हूँ, लेकिन अपने फीट में आराम से नीचे टिका पाता हूँ। एक और जो बड़ा सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का रहता है वो है वाइब्रेशंस से रिलेटेड। ये गाड़ी जब अपने पहले वर्जन में आई थी तब इसमें कुछ वाइब्रेशंस थे, फिर उसके बाद यहाँ पर स्लिपर क्लच इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद फिर ये BS6 वेरिएंट में आई। तो अब यहाँ पर वाइब्रेशंस के क्या हाल हैं? तो वाइब्रेशंस बहुत कम हो गए हैं। 6,500-7,000 RPM के बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एक माइल्ड बज़, बहुत ही माइल्ड बज़ आपको महसूस होता है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पहले वाले वाइब से तो ये काफ़ी कम हो गए हैं और मेरे ख्याल से ये आपके डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह से एक हिंड्रेंस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये मेरे ख्याल से मेंशनेबल बिल्कुल नहीं है अब। और जितना मेरा अनुभव कहता है, जिसे कई लोग गलती से वाइब्रेशन समझते हैं, वो इस इंजन का एक साउंड नोट है, इसका कैरेक्टर है, थोड़ा ग्रंटी इसका नोट है और वो जो आवाज़ है उसे कई लोग समझते हैं कि ये थोड़ा रफ़ है। लेकिन आप इसे फास्ट चला करके देखिए। हमने इसे ट्रैक पर भी चलाया है, मैंने इसे रोड पर भी बहुत फास्ट चलाया है और ये जो मोटरसाइकिल है इसे जितना आप फास्ट चलाते हैं उतना ही आपको मज़ा आता है। तो वाइब्रेशंस जो है वो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और आप इसे ख़रीदने से पहले उस बारे में अगर चिंतित हैं तो आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। एक और सवाल जो आप में से कुछ लोग पूछते हैं वो है ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के। और चूँकि एक फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल है तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या पता ये ख़राब रास्तों पे कहीं बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे अड़ ना जाए। तो यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया गया है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर भी ये नीचे नहीं अड़ती है। आपको उस चीज़ को लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि एक फ्रंट बायस मोटरसाइकिल है और आप इसे अगर ख़राब रास्तों पर या ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। ये प्राइमरीली रोड के लिए बनी है, तो ऑफ रोड अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये मोटरसाइकिल सूटेबल नहीं है। लेकिन ख़राब स्पीड ब्रेकर्स या फिर जो बड़े बम्प्स आते हैं उस पर से ये मोटरसाइकिल बड़े आराम से निकल जाएगी। अब मैं जानता हूँ कि इस मोटरसाइकिल से संबंधित आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे और मैंने इसका बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू किया है जहाँ पर आपके दुनिया भर के सवाल मैंने आंसर किए हैं और वो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो BS6 से पहले जो BS4 गाड़ी थी वहाँ पर मैंने सर्विस इंटरवल्स, वारंटी और भी जो आपके बहुत सारे सवाल हैं वो उस वीडियो में आंसर किए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, वो बहुत ही डिटेल वीडियो है। अब जो बड़ा सवाल है यहाँ पर वो ये है कि क्या ये मोटरसाइकिल
आपको ख़रीदनी चाहिए। इसकी कीमत जो है उसके बदले में आपको और क्या क्या ऑप्शंस इस सेगमेंट में मिलते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा ये जो विंडस्क्रीन है ये भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहती है। अगर आप थोड़ा टक इन करते हैं तो आपको विंड से ज़रा बचाती है, और जो विंड ब्लास्ट है वो डायरेक्टली आपके फेस पर नहीं आएगा, हेलमेट पर नहीं आएगा। तो कुछ हद तक आपको ये जो गाड़ी है ये विंड से भी बचाएगी। और ये जो मोटरसाइकिल है ये ख़ास तौर पर एक विंड टनल में टेस्ट की गई है। इसके जो एरोडायनेमिक्स हैं बहुत ही टेक्निकली साउंड है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मदद मिलेगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आप में से ज़्यादातर लोग पूछना चाहते हैं वो ये है कि क्या आपको इस गाड़ी को ख़रीदना चाहिए। अब देखिए, ये जो गाड़ी है ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सर्वश्रेष्ठ गाड़ी है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है जो कि ज़्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन अगर आप KTM RC 390 को देखेंगे तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा पावर है, लेकिन वहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये गाड़ी उससे बेहतर है। और पहली चीज़ है कंफर्ट। अगर आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो न सिर्फ राइडिंग पोजीशन, लेकिन जो इंजन का कैरेक्टर है वो भी ज़्यादा बेहतर है। आपको मिड रेंज में ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलती है, जिससे कि आप जो यूजेबल रेंज है उसके अंदर गाड़ी को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा पेस मेंटेन कर सकते हैं बिना ज़्यादा गियर शिफ्ट किए। तो जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस है वहाँ पर ये आपको बेहतर तरीके से चलाने का मौका देगी। यहाँ पर आपको GTT भी मिलता है, यानी ग्लाइड थ्रू टेक, जिसके द्वारा आप किसी भी गियर में अगर पूरी तरह से थ्रॉटल क्लोज भी कर देते हैं तो भी गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है। ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर में काम करेगी, ट्रैक और स्पोर्ट मोड में, और अर्बन और रेन मोड में सारे गियर्स में काम करेगी। ये सब मैंने आपको पहले वाले रिव्यू में बता दिया है। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से बेहतर है। इसका सस्पेंशन जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही ब्यूटीफुली सेट है, कंफर्टेबल आपको रखता है, फिर भी बहुत प्रिडिक्टेबल है। ब्रेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर। नए टायर्स के साथ में अब ये BS6 जो वेरिएंट है इसकी ब्रेकिंग पहले से बेहतर हो गई है, इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है ये पहले से बेहतर हो गई है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट इसका KTM RC 390 से बेहतर है। यहाँ पर माइलेज आपको KTM RC 390 से ज़्यादा बेहतर मिलती है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रैक पर चलाना चाहते हैं, अगर कोई मुझे ऑप्शन दे कि मैं ये गाड़ी या फिर KTM RC 390 ट्रैक पर चलाना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं RC 390 को पिक करूँगा, क्योंकि वो जो मोटरसाइकिल है वहाँ पर ज़्यादा पावर है, उसकी पावर ज़्यादा हायर रेव रेंज में बनती है जो कि ट्रैक के लिए सूटेड है, और वहाँ पर मैं बेहतर लैप टाइम्स पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ऑन अ डे टू डे बेसिस जहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, जहाँ पर मुझे कंफर्ट चाहिए, जहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कैपेबिलिटी चाहिए, और जहाँ पर मुझे एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड ना करे फिजिकली, तो ये मोटरसाइकिल मेरे ख्याल से ज़्यादा वेल राउंडेड है। आउट एंड आउट परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो KTM RC 390 के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ज़्यादा वेल राउंडेड पैकेज मिलता है। एक और जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है वो है बजाज डोमिनार, और अगर आप नेकेड बाइक के साथ जाना चाहते हैं तो आप उस मोटरसाइकिल को भी कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी बचत भी होगी। कीमत के लिहाज से यहाँ पर आपको 2.44 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देना होता है। अगर आप RC से कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको 2.55 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देने होते हैं, और जो डोमिनार है उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है। तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके पास बचत है, लेकिन जो फील है गाड़ी का, जो डायनामिक एबिलिटी है, जिस तरीके से ये गाड़ी हैंडल करती है, अगर आप ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी देखें, जिस तरीके से इसका ट्रिपल क्लैंप है, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको फीचर्स दिए गए हैं, जो ओवरऑल पैकेज है, अब चूँकि ये फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल भी है तो डेफिनेटली इसकी कीमत ज़रा ज़्यादा होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल से क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस मोटरसाइकिल को डोमिनार से ज़रा ऊपर प्लेस करती है। डोमिनार भी एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है, लेकिन क्या उसकी हैंडलिंग, उसकी ब्रेकिंग और उसकी स्टेबिलिटी इस मोटरसाइकिल जितनी अच्छी है? मेरे ख्याल से नहीं। अगर आपको एक ज़्यादा एन्जॉयबल बाइक चाहिए जिसे कि आप ज़्यादा अच्छे से पुश कर सके, जिसे आप ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय कर सकें, तो मेरे ख्याल से ये मोटरसाइकिल ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बजाज डोमिनार में डेफिनेटली आपको एक बचत मिलेगी। इन सब चीज़ों के अलावा इस मोटरसाइकिल के जो लुक्स हैं उसके बारे में किसी को कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइटेनियम ब्लैक कलर यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस किया गया है BS6 के साथ, और मेरा फेवरेट कलर है। रेड से बेहतर मुझे ये लगता है, और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली मोटरसाइकिल है ये। तो अगर सिर्फ लुक्स के लिहाज से भी देखा जाए तो ये हैंड्स डाउन विनर है। तो एक बड़ा ही वेल राउंडेड पैकेज है, और अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, खास करके फुली फेयर्ड, तो मैं इस मोटरसाइकिल को डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। मैं जब भी ये मोटरसाइकिल चलाता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, और जिस तरह का कंट्रोल, कंफर्ट और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ये मोटरसाइकिल आपको देती है, ये बड़ा ही लाजवाब है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके जितने भी बचे खुचे सवाल थे, चूँकि मैं इस मोटरसाइकिल पर बहुत सारे वीडियो कर चुका हूँ, तो जो भी आपके सवाल बच गए थे उनके जवाब मैं आपको ठीक ढंग से दे पाया। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल रह गए
तो कृपा करके उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं सबके जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मोटराइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द THECHHANGANI। मोटराइड्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।